नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अर्थशास्त्र के परिचय वाले अध्याय के लघुतरात्मक प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पीछे हमने क्लास लगाई थी, उसमें अर्थशास्त्र के परिचय वाले अध्याय का अध्ययन किया था तथा जो अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं उनको भी हल करके देख लिया था, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें। और आज की क्लास में हम लघुतरात्मक प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं, तो आज की क्लास आप पूरी अटेंड करें ताकि आपके प्रश्न है वो समझ में आ जाए। देखिए, पहला प्रश्न है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में कोई दो अंतर बताइए। अगर आपको व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ अच्छे से पता है तो आप इनमें बहुत सारे अंतर कर सकते हैं। जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत कहा जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कल्याणी अर्थशास्त्र कहा जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को विकास का अर्थशास्त्र कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक श्रमिक, एक फर्म आदि का अध्ययन करते हैं, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, प्रति व्यक्ति आय आदि का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम मांग, पूर्ति, लगान, ब्याज आदि सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय एवं रोजगार, मुद्रा एवं बैंकिंग, बजट आदि का अध्ययन करते हैं। तो अगर हमें समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ पता है तो हम आसानी से इनके बीच में अंतर कर सकते हैं। तो आप मेरी वो क्लास का जो वीडियो है वो ज़रूर देखें, उसमें आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र को का अर्थ क्या होता है और इनमें अंतर कौन कौन से बन सकते हैं, मैंने उसमें बताया था। अर्थशास्त्र की दो विशेषताएं लिखिए। देखिए, अर्थशास्त्र की विशेषताओं की बात करते हैं तो पहली है कि अर्थशास्त्र में व्यक्ति या देश की अर्थव्यवस्था के व्यवहार के आर्थिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। दूसरा है, अर्थशास्त्र असीमित व प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं का सीमित व वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के चुनाव द्वारा हल निकालने से संबंधित है, क्योंकि अर्थशास्त्र है वो सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है, उनमें से कौन सी आवश्यकताओं का चयन किया जाता है, इन सभी के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, एन्ना कुत्सियोयानिस द्वारा अर्थशास्त्र को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो इनके द्वारा आर्थिक सिद्धांत का उद्देश्य एक व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार तथा उसका दूसरे पर प्रभाव का वर्णन करने वाले मॉडल बनाना है, जिसे एक क्षेत्र, देश व संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था बनती है। अगला प्रश्न है कि व्यष्टि स्थैतिक एवं व्यष्टि तुलनात्मक अध्ययन से आप क्या समझते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है वो अर्थशास्त्र की जो विश्लेषण की विधि है उसके अंतर्गत आता है। तो इसका जो अर्थ है, उत्तर है वो इस प्रकार से है, व्यष्टिगत अध्ययन जब कीमत आदि आर्थिक चरों को स्थिर मानकर होता है तो उसे व्यष्टिगत स्थैतिक अध्ययन कहते हैं। इसी प्रकार जब दो स्थिर आवश्यकताओं की तुलना करते हैं तो उसे व्यष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। ठीक है। अगला, आंशिक विश्लेषण किसे कहते हैं। तो आंशिक विश्लेषण के बारे में हमने पढ़ा है कि जब आर्थिक विश्लेषण में एक कारक को स्थिर मानकर, एक कारक को मानकर ही अध्ययन करते हैं, एक कारक को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है तो उसे आंशिक विश्लेषण कहा जाता है। जैसे इसमें लिख रखा है कि वस्तु की मांग का अध्ययन उसकी वस्तु की कीमत को ध्यान में रखते हुए करना आंशिक विश्लेषण है। तो आंशिक विश्लेषण का मतलब क्या हो गया कि जब आर्थिक विश्लेषण किसी एक कारक को ध्यान में रखकर किया जाता है तो उसे आंशिक विश्लेषण कहा जाता है। सामान्य विश्लेषण क्या होता है कि सामान्य विश्लेषण के अंतर्गत आर्थिक विश्लेषण एक कारक के साथ साथ अन्य कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है तो वो सामान्य विश्लेषण है। जैसे मांग का अध्ययन करते समय वस्तु की कीमत के साथ अन्य कारकों को ध्यान में रखकर या अन्य बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है तो वो सामान्य विश्लेषण, सामान्य अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न है, निगमन विधि से आप क्या समझते हैं। देखिए, निगमन विधि है वो स्वीकृत सिद्धांतों, मान्यताओं एवं तर्कों पर आधारित है। निगमन विधि तथ्यों पर आधारित नहीं है। निगमन विधि में कार्य कारण संबंध नहीं होता। निगमन विधि के जो निष्कर्ष है वो सामान्य से विशेष की ओर होते हैं। निगमन विधि को काल्पनिक, निराकार व तर्क विधि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आगमन विधि से आप क्या समझते हैं। देखिए, आगमन विधि के बारे में हमने पढ़ा था ऊपर है।
कि आगमन विधि है वो तथ्यों पर आधारित होती है। आगमन विधि में कार्य कारण संबंध पाया जाता है तथा आगमन विधि के जो निष्कर्ष है वो विशेष से सामान्य की ओर होते हैं। इसे अनुभव पर आधारित या ऐतिहासिक विधि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत के प्रमुख आर्थिक विचारकों के नाम लिखिए। देखिए भारत के प्रमुख आर्थिक विचारकों में स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र दत्त, एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, प्रोफेसर जे.के. मेहता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अमर्त्य सेन आदि प्रमुख है जो भारतीय है जिन्होंने अपने आर्थिक विचारक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। और अमर्त्य सेन को तो आपको पता होगा कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और दादा भाई नौरोजी वह व्यक्ति है जिसने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की थी। ठीक है, तो ये जो कुछ व्यक्ति है भारत के आर्थिक विचारकों के नाम है वो दिए गए हैं, तो ये प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है क्या उत्पादन किया जाए कि क्या समस्या है। देखिए जो हमारी केंद्रीय मूलभूत समस्याएं हैं वो हमारे सामने आते हैं। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो क्या उत्पादन किया जाए ये एक समस्या एक राष्ट्र के सामने आती है। तो यदि एक विकसित राष्ट्र है तो वो विलासिता व पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करेगा और एक अविकसित राष्ट्र है तो वो मूलभूत व अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करेगा। दूसरा है कि उत्पादन कैसे किया जाए। तो उत्पादन कैसे किया जाए तो इस समस्या का समाधान किसी राष्ट्र के सामने आता है, समस्या आती है तो उसको ये ध्यान, उस राष्ट्र के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि वो पूंजी प्रधान अर्थव्यवस्था है या श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था है। अगर पूंजी प्रधान अर्थव्यवस्था है तो उसमें पूंजी प्रधान तकनीक, मशीनों और तकनीकों का प्रयोग करते हुए उत्पादन किया जाएगा। अगर श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था है तो उसमें श्रमिकों और मजदूरों के द्वारा अधिक उत्पादन किया जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो इस समस्या का समाधान भी हमें उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लेना है कि यदि एक विकसित राष्ट्र है तो वो उच्च पूंजीपति व धनिक वर्ग के लिए उत्पादन करेगा और यदि एक अविकसित राष्ट्र है तो अपनी मध्यम व निम्न वर्ग की जनता के लिए उत्पादन करेगा। अर्थशास्त्र से आपका क्या अभिप्राय है। तो देखिए अर्थशास्त्र के बारे में हमने देखा था कि अर्थशास्त्र वह है जिसमें अर्थ यानी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र हमें यह बताता है कि हम अपने सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। इसमें अर्थशास्त्र के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका उत्तर देखते क्या लिखा है कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन कर व्यक्तिक एवं संपूर्ण अर्थव्यवस्था की असीमित इच्छाओं को सीमित साधनों के कुशलतम उपयोग द्वारा अधिक से अधिक पूरा करने का प्रयास किया जाता है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दो प्रमुख शाखाएं हैं। तो वही बात है कि इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अपने सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं को किस प्रकार से संतुष्ट कर सकते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण मौजूद हो, यानी उत्पत्ति के कुछ साधनों पर तो सरकार का स्वामित्व हो तथा कुछ वो निजी क्षेत्रों के अंतर्गत हो, तो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण सरकार या केंद्रीय सत्ता द्वारा किया जाता है तथा कुछ आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो मुख्य उपक्रम होते हैं वो सरकार के नियंत्रण में होते हैं, सरकार के प्रबंधन में होते हैं और भारत है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कोई 3 कारण बताइए। तो पहला मुख्य कारण है कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित होते हैं। साधन सीमित होने के कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। तो इसके देखिए कारण नीचे लिखे हुए हैं। पहला, आवश्यकताओं के असीमित साधनों असीमित एवं संसाधनों के सीमित होने के कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। यानी आवश्यकताएं असीमित होती है जबकि उसको पूरा करने के संसाधन है जो साधन है वो सीमित होते हैं, इस कारण आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है। दूसरा, आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता के कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। तो आवश्यकताओं की तीव्रता में कभी आवश्यकता ज़्यादा होती है, कभी आवश्यकता कम होती है, तो तीव्रता में भिन्नता के कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। नंबर 3, साधनों के वैकल्पिक उपयोग के कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न 17वां, अर्थशास्त्र के विज्ञान होने के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। देखिए अर्थशास्त्र को हम विज्ञान भी मानते हैं और अर्थशास्त्र को कला भी माना जाता है। अर्थशास्त्र को विज्ञान क्यों माना जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र में भी क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र में भी कार्य कारण संबंध होता है, अर्थशास्त्र में के भी नियम व सिद्धांत है, इसलिए अर्थशास्त्र को विज्ञान माना जाता है।
अर्थशास्त्र को कला भी माना जाता है। अब देखिए कला क्या होता है, कला का अर्थ होता है किसी भी कार्य को सर्वश्रेष्ठ, कुशलतम एवं उपयोगी ढंग से करना। किसी कार्य को श्रेष्ठतम, कुशलतम तथा उत्तम तरीके से करना क्या होता है, कला कहता है, कला कहलाती है। अब अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक नीतियों का निर्धारण है वो इस प्रकार से किया जाता है ताकि अधिकाधिक लोगों को उसका लाभ मिल सके। तो हम ये मानते हैं कि अर्थशास्त्र कला भी है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र में जैसे नीतियाँ बनाई, जैसे जैसे गरीबी को दूर करने की नीतियाँ हो गई या बेरोजगारी घटाने की नीतियाँ, तो उसका लाभ है वो अधिकाधिक लोगों को प्राप्त हो सके, ऐसे निर्णय लेना ही अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है और इसे हम अर्थशास्त्र में कला मानते हैं। तो अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और अर्थशास्त्र कला भी है। तो इस प्रकार हमने अर्थशास्त्र के परिचय वाले अध्याय के लघुत्तरात्मक प्रश्न आज हल करके देखे हैं। तो आप, आशा करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है या कोई समस्या है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो आप अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। धन्यवाद।